मैग्नेट के आसपास अगर कोई लोहा लंगड़ रख दिया जाए तो मैग्नेट इसे अपनी तरफ खींच लेता है, यस और नो, है ना? क्योंकि मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? जिस प्रकार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक उसी प्रकार चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्लियर? चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मैंने पिछले टर्न पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी निकालना सिखाई थी, तो उसको भी समझ लें। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान के चलिए यहाँ पर ये सपोज करिए ये आग जल रही है, यहाँ पे क्या कर रहा है? आग जल रही है, तो आग के चारों तरफ थर्मल फील्ड पैदा होगा। अब इस थर्मल फील्ड में एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, तो किसको ज्यादा हीट महसूस होगी? पास वाले को ज्यादा हीट महसूस होगी, दूर वाले को कम होगी, राइट? ये चार्ज है, चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है, एक बंदा यहाँ खड़ा है, एक बंदा यहाँ खड़ा है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज्यादा होगी? पास में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, दूर कम होगी। जैसे जैसे चार्ज से दूर होता जाऊंगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? चार्ज से आप जैसे जैसे दूर होते जाते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाता है। समझ पा रहे हैं? क्लियर? इंटेंसिटी वर्ड का मतलब होता है तीव्रता। आप पंखे के नीचे बैठे हैं, आपको हवा महसूस हो रही है, एयर की कुछ ना कुछ इंटेंसिटी महसूस हो रही है। अगर आपको धीरे धीरे पंखे के पास ले जाया जाए तो आपको वो उस एयर की इंटेंसिटी बढ़ती हुई महसूस होगी या घटती हुई? बढ़ती हुई। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? दूर ले जाया जाए तो घटती हुई। सही बोल रहा हूं ना? यस और नो? क्लियर? यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ एयर यहां पर अगर देखा जाए तो अलग अलग होगी। बोलो भैया। इसी प्रकार चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा होता है, लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अलग अलग पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होती है। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? फिर मैंने आपको पिछले टर्न पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी निकालना सिखाया था। जैसे मैंने बोला था आपको, ये कोई चार्ज है Q, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है। क्या पैदा हो रहा है इसके चारों तरफ? इलेक्ट्रिक फील्ड। सीन क्लियर है? अब किसी ने मुझसे पूछा कि भैया ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एक पॉइंट है P पॉइंट, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, है ना? तो कितने लोग बता सकते हैं मुझे किस तरफ होगी डायरेक्शन? हाँ, इशारा करके बताओ हाथ से, किस तरफ होगी? इस तरफ। ज्यादातर लोग जानते हैं क्योंकि मैं पिछले टर्न पे बता चुका हूं। आज दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आगे की कहानी समझ में ही तब आएगी जब हमको ये सब आएगा, राइट? तो सब लोग ध्यान से सुन लें। देखो भाई, सबसे पहला चार्ज तो ये रखा हुआ है, इस चार्ज पे न तो पॉजिटिव मेंशन है ना नेगेटिव मेंशन है। आप क्या अज्यूम करेंगे? जब कुछ नहीं होता तो हम लोग हमेशा पॉजिटिव अज्यूम करते हैं। सो दिस इज एन पॉजिटिव चार्ज, राइट? अब मुझसे कह रहा है कि इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? तो भैया रूल ये कहता है कि जिस पॉइंट पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होती है, वहां पर हम हमेशा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम कर लेते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। शुद्ध देसी में बोलूं तो +1 कूलाम का चार्ज अज्यूम कर लेते हैं। क्लियर है? अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और 9th-10th में हमने ये बात बखूबी पढ़ी है कि अगर दो सेम चार्जेस होते हैं, दे रिपेल ईच अदर, और अगर ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर। यानी अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दे विल अट्रैक्ट, और अगर एक पॉजिटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो दे विल रिपेल। नेगेटिव नेगेटिव है तो रिपेल। समझ पा रहे? सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अब मुझे दिख रहा है ये दोनों सेम चार्जेस हैं, सो दे विल रिपेल ईच अदर, राइट? तो ये किधर जाएगा? इस तरफ। तो चूंकि इस पे इस तरफ फोर्स लग रहा है और ये फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है मेरी बात? ये मैंने कल भी एग्जाम्पल दिया था, किसी जगह अगर आपको पतंग उड़ानी है और वहां पर पतंग उड़ाने से पहले हमको ये पता करना पड़ता है कि एयर किस डायरेक्शन में बह रही है, हवा किस डायरेक्शन में बह रही है। तो आप मिट्टी का इस्तेमाल करते हो, ऐसे मिट्टी छोड़ते हो, और मिट्टी अगर इधर उड़ रही है तो हमें पता चल जाता है कि भैया हवा इधर की है। यस और नो? इसको साइंस की लैंग्वेज में बोलूं तो मिट्टी पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना, मिट्टी पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वही एयर फ्लो की डायरेक्शन होती है। इन द सेम वे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। क्लियर? जैसे वहां पर एयर फ्लो का डायरेक्शन का पता लगाने के लिए आप मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे थे, वैसे ही किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही सभी को? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी।
किसी ने बोला जैसे ये नेगेटिव चार्ज है, अब ये भी चार्ज है, इसके चारों तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। किसी ने मुझसे पूछा कि भैया इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी? क्लियर? बताओ किधर होगी? तो जिस पॉइंट पे भी डायरेक्शन निकालनी होती है, +1 कूलाम का चार्ज अज्यूम कर लेते हैं, टेस्ट चार्ज भी बोल देते हैं कई बार हम लोग इसे, क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज, है ना। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो चूंकि इस पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। समझ पा रहे हैं? ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होती है तो वहां पर आप क्या अज्यूम करेंगे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? एक बार फटाक से जल्दी से बता दो मुझे, ये नेगेटिव चार्ज है ये वाला, इसके कारण इस पॉइंट पर डायरेक्शन किधर होगी? हाँ, तो इस पॉइंट पी पे डायरेक्शन निकालनी है तो हमने वही +1 कूलाम अज्यूम कर लिया, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन, तो ये ऐसे जाएगा। यस और नो? तो ये डायरेक्शन काय की आ गई? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। तो किसी ने भी अगर हमसे पूछा तो बता देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए वहां पर हम क्या अज्यूम करते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। कोई दिक्कत? बढ़ू आगे। तो अगला क्वेश्चन भी मेरा यही है, पूछ रहा है डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स यूनिट एंड विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इट इज। रेडी? चलिए देखते हैं इसको। तो मैं एक बार फिर से बना रहा हूं, आप ही लोग मुझे बता दो। ये एक चार्ज है कैपिटल क्यू, और हमें मालूम है चार्ज है तो जाहिर सी बात है इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। ये मैंने बढ़िया इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर दिया इसके चारों तरफ। मुझे इस पॉइंट पर, क्योंकि मुझे मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अलग अलग पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होती है, मुझसे ये पूछा गया है कि इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊं। किस पॉइंट पर बताऊं? इस पी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊं। तो मुझे मालूम है जिस पॉइंट पर भी हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होती है वहां पर हम हमेशा क्या अज्यूम करते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लेते हैं। अब आप बताओ ये चार्ज इस पे फोर्स किधर की तरफ लगाएगा? इधर की तरफ लगाएगा, क्योंकि इस पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, और जिस तरफ फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। बोलो भैया, सीन क्लियर है सभी को? तो लिसन एवरीवन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है ना, दैट इज E इज इक्वल टू F अपॉन Q। क्या फॉर्मूला होता है? E इज इक्वल टू F अपॉन Q। क्लियर? हमें मालूम है बिजली फेंकती है ना, ई इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी फेंकती है तो फेंकू, तो ई बराबर फेंकू, चूतिया बनती है पर काम बनता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? क्लियर? किसी ने पूछा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, तो ई इज इक्वल टू फेंकू, याद रहेगा। एफ यहाँ पर फोर्स है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। फोर्स को हम लोग न्यूटन में नापते, बता चुका हूं मैं पहले ही। और चार्ज का यूनिट कूलम। तो किसी ने अगर मुझसे पूछ लिया कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, तो मैं क्या बोलूंगा? न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? न्यूटन पर कूलम। आपने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली है, और चूंकि आप इसकी डायरेक्शन निकाल रहे हो इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है? कैसी क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? वेक्टर, क्योंकि आप इसकी डायरेक्शन निकाल रहे हो। हमें मालूम है वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन होती है, स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती। क्योंकि आप यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे हो, इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्यों बोल रहा हूँ, समझ में आ रही है बात? यूनिट न्यूटन पर कूलम क्यों बोल रहा हूँ, बात समझ में आ रही है? चलिए इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। किसी भी डेफिनेशन को बनाने के लिए हम अक्सर चीजों को 1 1 1 मान लिया करते हैं। 11th अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा आपको। इसकी भी डेफिनेशन बनाते हैं। तो Q इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया यहाँ पर +1 कूलम, राइट। तो ये Q बराबर +1 कूलम, कोई और तोप नहीं चला रहा हूँ, यही लिख रहा हूँ, राइट। क्लियर? Q बराबर +1 कूलम रख दिया, तो गौर से देखिए E बराबर F अपॉन Q की जगह क्या लिखूं? +1। अब आप बताओ E इज इक्वल टू F अपॉन में 1 लिखना जरूरी है क्या? अंडरस्टूड है वो तो E बराबर हमारा आ गया F। E क्या है यहाँ पे? E क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? और ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर जगह पे एक जैसी है, ये अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग है, और हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो E यहां पर क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। E क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। E क्या है? और ये पॉइंट कहां पर सिचुएटेड है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो E को ऐसे बोलूं,
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? बोलो बोलो क्या है ये? हाँ, यानी मैं यहां पर जो बात कर रहा हूं वो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। तो क्या बोल रहा हूं मैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स, इज इक्वल टू द फोर्स। कौन सा फोर्स? फोर्स किस पे लग रहा है? फोर्स किस पे लग रहा है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। किस पे लग रहा है फोर्स? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। फिर से बोल रहा हूं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to the force which is acting on a unit positive charge, is equal to the force which is acting on a unit positive charge which is placed at that point। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जिस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होती है वहीं पर हम लोग हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, किसी दूसरी जगह नहीं रखेंगे। अगर मुझे पतंग ग्वालियर में उड़ानी है तो एयर फ्लो की डायरेक्शन निकालने के लिए मिट्टी मुरैना में नहीं छोड़ूंगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज वहीं रखा जाएगा जहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगेन आई रिपीट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to the force which is acting on a unit positive charge which is placed at that point। clear? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उस फोर्स के बराबर होती है जो उस पॉइंट पर रखे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगता है। जो बोला बल्ले बड़ा, फिर से बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उस फोर्स के बराबर होती है जो उस पॉइंट पर रखे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगता है। क्लियर? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स which is acting on a unit positive charge which is placed at that point। clear? its unit is Newton per coulomb, it is a vector quantity। clear? इतना पढ़ लो, फिर इसके डायमेंशन फॉर्मूला की बात करेंगे हम लोग, है ना? इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है हमसे। तो चलिए देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है इसका। पहले तो मुझे ये बताओ, 11th आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो निकालना आता है आप लोगों को? हाँ, ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आता है? रेज योर हैंड। बहुत कम है, बाकी लोगों को नहीं आता। अच्छा, ऐसे कितने लोग जिन्हें आता तो है पर भूल गए हैं? हाँ, कोई बात नहीं। आपको बता दूं, मैंने 11th में भी बोला था ये डायमेंशनल फॉर्मूला आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो वो सही बोला था। और 12th में वाकई पीछा नहीं छोड़ेंगे, जगह जगह डायमेंशनल फॉर्मूला बार बार रोज एक आध तो आएगा ही आपके सामने, राइट? तो भैया मजबूरी है हमारी, 11th की चीजें वो हमें 12th में सीखनी पड़ेगी, राइट? क्लियर? तो डायमेंशनल फॉर्मूला बढ़िया तरीके से निकालना सीख लो, क्योंकि नहीं आएंगे रटोगे कब तक? और हर फॉर्मूले में MLT आता है, जो पढ़े लिखे हैं, तो रटोगे तो बाद में कंफ्यूजन होगा आपको। क्लियर? तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीख लें हम लोग, वो ज्यादा बेहतर है। तैयार है हम लोग सीखने के लिए? चलो फिर, अगर इतने ही तैयार हो तो फिर बात ही क्या है। चलिए, तो फटाफट, मैंने आपको पहले भी बोला था 11th की जो जो कमियां हैं मैं एक एक करके जैसे जैसे सिचुएशन आती जाएगी वहीं की वहीं उनको निपटाऊंगा, राइट? तो इससे पहले कि मैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला आपको समझाऊं, मैं आपको डायमेंशन फॉर्मूला आज निकालना सिखा रहा हूं, आज के बाद नहीं बताऊंगा कभी। क्लियर? तैयार है हम लोग? चलो तो शुरुआत करते हैं। हाँ, पहले कुछ एक चीजें और भी समझ लो लग याद, क्योंकि वो आज नहीं तो कल सामने तो आना ही आना है आपके। तो गौर से सुन लो, लंबाई नापते हो आप? है? एक चींटी कितने कुंटल की होती है? अजीब लग रहा है ना आपको? है ना? हाथी कितने तोले का होता है? तो भी आपको अजीब लग रहा है। अगर मैं आपसे पूछता हाथी कितने कुंटल का होता है तो आपको अजीब नहीं लगता? मैं पूछता चींटी कितने तोले की होती है तो आपको अजीब नहीं लगता? यस और नो? अजीब आपको इसलिए लग रहा है कि चींटी का वजन नापना है तो आप कुंटल बोल रहे हो, यानी इतनी बड़ी यूनिट इस्तेमाल कर रहे हो, राइट? और हाथी का वजन नापना है तो आप इतनी छोटी सी यूनिट तोले का इस्तेमाल कर रहे हो, जबकि कुंटल करना चाहिए आपको, राइट?
तो क्या किया साइंटिस्टों ने, छोटी छोटी चीजों को नापने के लिए एक अलग सिस्टम बना दिया, बड़ी बड़ी चीजों का मेजरमेंट करने के लिए एक अलग सिस्टम बना दिया, राइट। तो साइंटिस्टों ने कुछ एक सिस्टम्स हमको दिए हैं, तो वो कौन कौन से सिस्टम दिए उनको सुन लें आप लोग। एक होता है हमारा सीजीएस सिस्टम, एक होता है हमारा एमकेएस सिस्टम। अब चूंकि 11th क्लास तो नहीं है, ये 12th क्लास है, तो मैं इन शॉर्ट ही बोल रहा हूं। आप एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम को एक जैसा ही माने, ठीक है ना। आप तो ये माने दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं, क्लियर। सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। तीसरा एफपीएस सिस्टम, जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना, पर फिर भी देख लीजिए। एफपीएस सिस्टम ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि काफी सारे लोगों का इश्यू होता है कि न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, या न्यूमेरिकल्स करते हैं, कभी तो क्वांटिटीज को बदल देते हैं, किलोग्राम को ग्राम में, ग्राम को किलो, कभी नहीं बदलते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है ऐसा कि कभी बदल देते हैं कभी नहीं बदलते हैं, हमें तो पता ही ना पता ही, क्लियर। तो सुन लें सभी लोग, पहले समझ लें इसको। सीजीएस सिस्टम का मतलब क्या है। सी बोले तो सेंटीमीटर, जी बोले तो ग्राम, और एस बोले तो सेकंड। सीजीएस सिस्टम हमसे ये कहता है कि अगर आप लंबाई को सेंटीमीटर में नाप रहे हो तो मास को ग्राम में ही नापेंगे और टाइम को सेकंड में ही नापेंगे, क्लियर। किसी जगह मान के चलो लंबाई भी दी है, मास भी दिया है, मान के चलो लंबाई दे दी उसने सेंटीमीटर में और मास दे दिया किलोग्राम में, ठीक है। अब आप उस सवाल को सॉल्व करने चिपटे हो, आंसर भी आपका कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन वो करेक्ट नहीं होगा, वो रॉन्ग आंसर होगा, राइट। अगर आप लंबाई सेंटीमीटर में रख रहे हो तो मास को ग्राम में ही रखो। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, क्लियर। तो वहां पर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्लियर। हाँ, लंबाई सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, टाइम सेकंड में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। एम के एस, एम बोले तो मीटर, के बोले तो किलोग्राम, एस बोले तो सेकंड। एम के एस सिस्टम या एसआई सिस्टम हमसे ये कहता है कि लंबाई अगर मीटर में नाप रहे हो तो मास को आप किलोग्राम में ही नापेंगे और टाइम को सेकंड में नापेंगे, क्लियर। बात समझ में आ रही है सभी को। एफपीएस सिस्टम हम लोगों के यहाँ उतना ज्यादा ट्रेंड में नहीं है, पर समझ लें। एफ बोले तो फीट, आप बोलते हैं ना जो 6 फुट को है, जो 10 फुट को है, क्लियर। पी बोले तो पाउंड, वजन को पाउंड में नापा जाता है, जिम्नेजियम जो लोग जाते हैं, डंबल के पाउंड को है क्लियर, तो वो पाउंड है। एस बोले तो सेकंड, क्लियर, फीट पाउंड सेकंड। आप लोग के यूज में बेसिकली जो आएंगे वो ये दो आएंगे सबसे ज्यादा, क्लियर। आप लोग बिगिनर, एज अ बिगिनर आदत डालें, कभी भी कोई सवाल दिया है तो उसको ज्यादातर आप इसी सिस्टम में सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है ना। आप लोगों के लिए इजियर फील होगा आपको, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। एमकेएस सिस्टम, भाषा समझ में आ रही है। इसमें किसका मतलब क्या होता है पल्ले पड़ गई, लिख लो कहीं भी जहां जगह दिखे वहां, 11th के पार्ट है ये। डन, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली बात पे आते हैं, डायमेंशन फॉर्मूलाज के लिए, राइट। डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, तो वो लोग, वो सारी चीजें आप लोग ध्यान से सुने, क्लियर। जैसे हम लोग बोलते हैं, मैंने बोला आलू, टमाटर, करेला, ये सब क्या है, सब्जियां, वेजिटेबल्स की कैटेगरी में रखेंगे हम लोग इसे, है ना। आम, सेब, पपीता, केला, संतरा, इन्हें फ्रूट्स की कैटेगरी में रखेंगे। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर तो हमें नहीं मालूम क्योंकि हमने नहीं पढ़ा कभी, राइट। इन सबको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, जी हाँ, फिजिकल क्वांटिटी। हर उस क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है जिसे नापा जा सकता है। ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। हर वो क्वांटिटी जिसे हम नाप सकते हैं उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, क्लियर। टोटल एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, है ना, और 2 सप्लीमेंट्री होती हैं। ज्यादा डेप्थ में नहीं ले जाऊंगा, ये सब 11th में पढ़ाया जाता है, मैं आपको केवल अब उतनी बताऊंगा जितनी आपके लिए जरूरी है अभी, राइट, है ना, क्योंकि ज्यादा पढ़नी होती तो 11th में पढ़ लेते हैं आप लोग। पहली है मास, दूसरी लेंथ, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर,
और फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट या सिंपल करंट, करंट लिख दिया मैंने। क्लियर? ये 5 आप याद रखें, बाकी का ज्यादा उम्मीद नहीं है मुझे। ठीक है, एक और होती है वैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ मैटर, इनकी जरूरत आपको कभी पड़ेगी नहीं। ये फिजिकल क्वांटिटी है 5। क्लियर? हर उस क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं जिसे नापा जा सकता है। मास यानी कि वजन, तराजू बाट से आप तौल लेते हो। लंबाई लेंथ इंची टेप से नाप लेते हो। टाइम घड़ी से नाप लेते हो। टेम्परेचर थर्मामीटर से नाप लेते हो। और आपका करंट, करंट नापने के लिए हम लोग एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसे बोलते हैं अमीटर। चैप्टर नंबर 6-7 में आप लोग पढ़ेंगे अमीटर क्या है। राइट? क्लियर? अमीटर से करंट नापते हैं हम लोग। क्लियर? बात समझ में आ रही है सभी को? तो ये सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। क्लियर? ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब बात आती है इनका यूनिट्स। यूनिट वो होता है जिसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापा जाता है। क्लियर? यूनिट वो होता है जिसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापा जाता है। यूनिट इज दैट इन विच अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड। जैसे ये फिजिकल क्वांटिटी जो है मास, इसको हम लोग मास को किलोग्राम में नापते हैं, है ना? तो मास का यूनिट क्या हो गया? किलोग्राम। क्लियर? लेंथ, लंबाई, लंबाई को हम लोग मीटर में नापते हैं, इसलिए इसका यूनिट हो गया मीटर। टाइम का सेकंड मैंने लिख दिया है, ये मैंने पूरा लिख दिया यहाँ पर मीटर। कहानी समझ में आ रही है सभी को? टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट आइदर यू आर यूजिंग डिग्री सेल्सियस या फिर आप लोग यूज करते हैं केल्विन। इतना तो समझ जाओगे, के बोले तो केल्विन। करंट, करंट का एम्पियर, एम्पियर। कहानी समझ में आ रही है? सिंपल ए से डिनोट कर देते हैं हम लोग इसे, है ना? अब बात आती है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, चलिए डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं। मास, एम से स्पेलिंग चालू है, कैपिटल एम। लेंथ, कैपिटल एल। टाइम, कैपिटल टी। टेम्परेचर, अब टेम्परेचर को मैं कैपिटल टी नहीं दे सकता क्योंकि कैपिटल टी ऑलरेडी टाइम को दे चुका हूं। राइट? तो टेम्परेचर को यूजुअली आप या तो थीटा से डिनोट करते हैं या फिर के से डिनोट करते हैं, और दोनों ही बहुत ट्रेंड में है। अलग अलग किताबें देखोगे, किसी में थीटा मिलेगा, किसी में के मिलेगा, तो चलेगा। क्लियर? अब बात आती करंट, करंट का एम्पियर यानी कि ए। क्लियर? क्या है ये? ए। बात समझ में आ रही है सभी को? ए। कोई दिक्कत? क्लियर? तो किसका यूनिट क्या है, किसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, बात पल्ले पड़ती है। कुछ चीजें उम्मीद करता हूं आप लोगों को पता होगा, जैसे एरिया, लेंथ इनटू ब्रीथ, फॉर्मूले कुछ एक पता होंगे आपको। वॉल्यूम का लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट, ये भी आप जानते हैं। स्पीड का, हाँ, मैं जिनको पता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता तो मैं यहाँ कुछ एक फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ, याद होने चाहिए आपको 11 से, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी। स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का भी ऐसे ही लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर? अगला फॉर्मूला है एसेलरेशन। एसेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। क्या बोला मैंने? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। सीन क्लियर है सभी को? फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एसेलरेशन। क्लियर? बाकी का तो फिर जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे आगे, फिलहाल कम से कम इतने तो ध्यान रखना है यार। क्लियर? क्योंकि बगैर इनके कोई काम होगा नहीं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी को हम लोग वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोल देते हैं। ये एसेलरेशन है। यहाँ पर एसेलरेशन समझते हो? गाड़ियों में ये क्या है? एक्सेलरेटर, है ना? एक्सेलरेटर से ही वर्ड बना है एक्सेलरेशन, और इसका काम क्या है? वेलोसिटी को चेंज करना, और वेलोसिटी चेंज होने में टाइम भी लगता है, इसीलिए फॉर्मूला है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? फटाफट इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ूंगा। लिसन एवरीवन, ये सारी चीजें आपने मेंशन कर ली। एक मेरे कहने से आप लोग फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो, MLT-2। क्लियर? वैसे तो हम लोग इसे निकाल सकते हैं, मैं भी निकलवा के बताऊंगा आपको, लेकिन आप डायरेक्ट याद रखें, इससे आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखें, MLT-2। क्लियर? इससे स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आज तो चलो छोटे से डायमेंशन फॉर्मूला है, कल जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे अभी, है ना, 12th क्लास में, तो काफी लेंथी लेंथी डायमेंशन फॉर्मूला आएंगे, तो वहां पर ऐसी सिचुएशन में आपको ये हेल्प करेगा, स्पीड फास्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है ना? चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, एक डायमेंशन फॉर्मूला में निकाल के बता रहा हूं आपको। ठीक है?
इसको फोर्स का ही निकालता हूं, जो मैंने आपको डायरेक्ट याद करवा दिया है उसी को निकालते हैं हम लोग, राइट। तो करना क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए हमें ध्यान से देखेंगे ऑन द बोर्ड। कुछ नहीं, सिंपल, पहले तो फॉर्मूला लिखिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको सीधे तोड़ते चले जाना है, और तब तक तोड़ना है जब तक ये टूट टूट के इनमें कन्वर्ट ना हो जाए। समझ गए। अब मुझे दिख रहा है ये मास पहले से ही यहाँ पे डटा हुआ है, तो मास है अपने पास ये, तो मतलब अब हम इससे बिल्कुल नहीं चेटेंगे। ए क्या है, एक्सेलरेशन है, क्या एक्सेलरेशन इसमें, तो इस एक्सेलरेशन को फोड़ देंगे अपन, ठीक है। तो बताओ भाई, एक्सेलरेशन को फोड़ने के लिए क्या फॉर्मूला है आपके पास एक्सेलरेशन का, तो हमें मालूम है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ये पढ़ा था अभी हमने, ए बराबर बी अपॉन टी। यस और नो, मैंने अप्लाई कर दिया। अब फिर से देखो, एम मास, तो बिल्कुल नहीं चैटना इससे, टी टाइम है, बिल्कुल मत चैटिए इससे, वी है क्या इसमें, फोड़ दो वी को, तो एम अपॉन टी तो मैंने एज इट इज लिख दिया। ये वी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप देखिए, एम मास है, टी ये दोनों टाइम है, टाइम भी है, टी टी डिस्टेंस है, डिस्टेंस है क्या है, लेंथ है, डिस्टेंस लेंथ ही तो होती है, लेंथ काय में नपती है, डिस्टेंस भी तो मीटर में नपती है, तो डिस्टेंस इज अ काइंड ऑफ लेंथ। रूप बदल गया है, चीज तो वही है। यस और नो, तो बस अब हमें कुछ फोड़ने की जरूरत नहीं है, हमारा काम हो गया, ठीक है ना। यहां तक कहानी समझ में आई। इससे पहले कि मैं आगे की रचना रचूं, इधर आ जाओ जरा इस टेबल पे, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब आपको देना नहीं है, आपको अपना हैंड रेज करना है अगर आपको जवाब समझ में आ जाए तो, ठीक है। क्वेश्चन भी मैं ही बोलूंगा, आंसर भी मैं ही बोलूंगा, है ना। तो सब लोग बस ध्यान से सुनना, टेबल आप देख के जवाब दे सकते हैं, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा मुझे जरूरत पड़ेगी अभी थोड़ी देर बाद, है ना। मेरा क्वेश्चन ये है, हाइट, हाइट समझते हो, क्वेश्चन है हाइट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, बोलना नहीं है, सोच लो हाइट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए। चलो, जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं आया, हमें मालूम है हाइट मीटर में नपती है, इतना तो मालूम है, हाइट मीटर में नपती है। तो बताओ इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो हाइट का काम कर सकती है। हाँ, हाइट इज अ काइंड ऑफ लेंथ, तो बताओ डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, कैपिटल एल। समझ में आई बात, क्लियर। फिर से जवाब दोगे, तोला, सोना तोलते हैं ना, 5 तोले 10 तोले, तोले का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, समझ में आ गया सभी को। अब मुझे पता चल गया, तोला, तोला यार वजन है, मास है, और मास है तो डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल है। मिनट, समझ गए, क्लियर। अब मुझे पता चला मिनट, मिनट यार क्या मास है, मिनट टाइम है, हाँ टाइम है, कहीं मुंडी ला रहे हैं, क्लियर। मिनट क्या है, टाइम है, तो डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल। ईयर, YEAR, ईयर, क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला है, कैपिटल टी। समझ में आ गया क्यों होगा कैपिटल टी, कॉरेक्ट एवरीवन, सीन क्लियर है। चलो आ जाओ फिर, है ना, इस तरीके से बता सकते हैं हम लोग। ब्रीथ, चौड़ाई, तो डायमेंशन फॉर्मूला, चलो तो फिर बताओ जरा, एम यहां पर क्या है, मास, बताओ डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखूं, कैपिटल एम, तो यहां पर मैंने लिख दिया, यहां लिख दूं कैपिटल एम। डी क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल एल, क्योंकि मैं मालूम है डिस्टेंस मीटर में नपती है, तो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल एल। टी क्या है, और ये भी टी टाइम, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल टी, मुझे दिख रहा है टाइम कैपिटल टी, टी इंटू टी, टी स्क्वायर कर लूं, और ये टी स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा MLT-2। गॉट इट एवरीवन। तो कैसे हमने डायमेंशन फॉर्मूला निकाला फोर्स का, बात समझ में आई, टेबल से भी ने नोट कर चुके हैं, कोई दिक्कत। अब हमें निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला, क्या का इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला। ये मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। आप लोग कर इशारा कर रहा हूं, 1 मिनट उतना आप नोट कर लें। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने बचपन में पढ़ा है,
E बराबर फेंकू, 2 मिनट पहले पढ़ा था आपने, क्लियर। अब हमें इसको तोड़ना है, कब तक तोड़ना है, जब तक ये सारी चीजें ना आ जाए। तो आ जाओ जरा, देखो 1-2 स्टेप में तोड़ देता हूं, फिर आप करना घर पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा E इज इक्वल टू, सबसे पहले फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला मैं जानता हूं, मास इनटू एक्सेलरेशन। Q चार्ज है, चार्ज का मैंने आपको पढ़ाया था कल परसों, है ना। Q बराबर आई टी, आई इंटू टी। तो आई करंट है, तो करंट ये आ चुका है, टी टाइम है, टाइम ये है अपने पास, एम मास है, मास है अपने पास। आप किसको फोड़ोगे, ए, तो ए की जगह वी अपॉन टी ऐसे खोलते जाना और खुद निकाल के लाना। क्लियर, समझ पा रहे हैं। भले ही 1-2 स्टेप लिखना चाहो तो लिख लो और खुद से करना घर पे इसको, ठीक है। क्लियर, ये होमवर्क है, कल मैं यहीं से शुरू करूंगा। सीन क्लियर है सभी को, किसी को कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, नोट डाउन कर लो, फिर मिलते हैं अगले टर्न पे।